नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 4 साझेदारी पुनर्गठन के अंदर ऑलरेडी मैं आपको त्याग का अनुपात और लाभ के अनुपात के सवाल करवा चुका हूँ। जो छोटे सवाल सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं। आज इसी चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए बड़े सवालों को करने के लिए आपको एक खाता समझना पड़ेगा। इस खाते का नाम है पुनः मूल्यांकन खाता, जिसे अंग्रेजी में रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। ये जो पुनः मूल्यांकन खाता अपने इस चैप्टर के अंदर बनाते हैं, तो पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? तो जब कोई नया साझेदार धंधे में प्रवेश करे या पुराना साझेदार धंधे में से निवृत्त हो, तो उस समय संपत्ति की कीमत में या दायित्व की कीमत में जो कमी वृद्धि होती है, या तो आपकी संपत्ति बढ़े किसी कारण से, या आपकी संपत्ति में किसी कारण से क्या हो, कमी हो, या फिर दायित्व के अंदर कमी या वृद्धि हो, तो इस दायित्व और संपत्ति की कमी वृद्धि की हिसाबी असर बताने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है, उसे अपने पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। पुनः मूल्यांकन खाते के फॉर्मेट को अपने समझें तो पुनः मूल्यांकन खाते का जो फॉर्मेट है, वो जिस प्रकार अपने लाभानी खाता को तैयार करते हैं, इसी प्रकार अपने को पुनः मूल्यांकन खाता भी तैयार किया जाता है। इसकी दो साइड है, एक जो साइड है वो उधार साइड और दूसरी जो साइड है जमा साइड। विवरण रकम करके आपको इस प्रकार का फॉर्मेट आपको तैयार करना पड़ेगा। पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता। पुनः मूल्यांकन खाते की जो दो साइड है, उसमें जो उधार साइड है उसको आपको ऐसे समझना है कि दैट्स द साइड ऑफ एक्सपेंस, यानी उधार साइड जो है वो हानि की या खर्च की साइड है, और जमा की जो साइड है दैट्स द साइड ऑफ इनकम, यानी वो लाभ या आय की साइड है। जब आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि का मतलब क्या? मानो कि जब आपको कच्ची तलपट के अंदर, यानी जब आपको कोई सवाल दिया हो उसके अंदर संपत्ति लेना की साइड में संपत्ति की जो कीमत दी हो, उस संपत्ति की कीमत से समायोजन की जो संपत्ति की कीमत है वो क्या हो, कम हो, तो आपको क्या होगी, हानि होगी। तो संपत्ति में जब कमी होती है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड लिखी जाती है, और संपत्ति की कीमत में यदि वृद्धि होती हो तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा तरफ लिखेंगे। तो एक उदाहरण द्वारा उसे समझते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मकान दिया हुआ है सवाल के अंदर, कितना, 40,000। कितना मकान दिया हुआ है, 40,000, और नीचे उसकी नई कीमत मान लो कि कितनी दी है, 50,000। अब पहले मकान कितना का था, 40,000 का। अब बाजार कीमत उसकी कितनी है, 50,000, यानी 10,000 की कीमत की क्या हुई, वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 10,000। तो जो 10,000 की वृद्धि है उससे क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि संपत्ति की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके लिए उसको पुनः मूल्यांकन खाते की कौन सी साइड में लिखेंगे, जमा तरफ। इसी को अपने दूसरी तरीके से समझें कि मानो कि फर्नीचर आपको दिया हुआ है ऊपर कितना, 10,000, और नीचे उसकी कीमत दी हुई है कितनी, 8,000। तो 10,000 की कीमत का वैल्यूएशन कितना हुआ, 8,000, यानी 2,000 की क्या हुई, कमी हुई। कमी हुई तो उसको पुनः मूल्यांकन खाते के कौन सी तरफ में लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। इसी प्रकार दायित्व में जब कमी होती है, दायित्व में कमी यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपको लेनदार को कितना चुकाना है, 50,000। अब आप उसको कितना चुका रहे हो, 40,000, यानी 10,000 आप उसको क्या कर रहे हो, कम चुका रहे हो। यानी लेनदार की कीमत में क्या हुई, 10,000 की कमी हुई। तो कमी हुई यानी आपको कम चुकाना है, कम चुकाना है तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लेनदार और देनी हुंडी यानी दायित्व में जब कमी होती है तो लाभ होता है। इसके लिए उसको पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, और दायित्व में जब वृद्धि होती है तो आपको हानि होती है। इसके लिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड में लिखेंगे। ओके, तो जब भी संपत्ति में वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब लाभ, लाभ यानी पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, और संपत्ति कीमत में कमी, कमी यानी हानि, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। दायित्व में जब कमी होती है तो आपको लाभ होता है। इसके लिए पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, और दायित्व में जब वृद्धि होती है तो आपको हानि होती है। इसके लिए पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। राइट, तो ये संपत्ति में वृद्धि और कमी, दायित्व में कमी और दायित्व में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर अपने लिखते हैं। आगे अपने समझे तो उधार साइड में सबसे पहले लिखा जाता है डूबत ऋण।
यदि आपको समायोजन के अंदर देनदार पर डूबत ऋण गिनने के लिए कहा हो तो उस डूबत ऋण की रकम पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि डूबत ऋण का मतलब होता है कमी, यानी उसको उधार पक्ष में लिखेंगे। उसकी रकम आपको डायरेक्ट बाहर लिखनी है। परंतु जब यदि सवाल के अंदर आपको डूबत ऋण अनामत दिया हो तो डूबत ऋण अनामत आपको कच्ची तलपट के अंदर और समायोजन के अंदर दोनों जगह दिया होता है। तो वहाँ एक फॉर्मेट बनेगा डूबत ऋण अनामत स माइनस डूबत ऋण अनामत क। आप इस फॉर्मेट को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर डूबत ऋण अनामत नया नया यानी कौन सा, समायोजन का, माइनस डूबत ऋण अनामत पुराना पुराना यानी कौन सा, कच्ची तलपट का। सब माइनस कर करके जो रकम आए उसको बाहर लेना है। यदि आपको कच्ची तलपट के अंदर किसी भी प्रकार का डूबत ऋण अनामत न दिया गया हो तो ये डूबत ऋण अनामत की रकम आप डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आता है आपका चुकाना बाकी खर्च। जो खर्च आपको चुकाना बाकी यानी क्या है, अदत है। अदत का मतलब भविष्य में उतनी रकम आपको पेड करनी है, चुकानी है, तो उसको कौन सी तरफ में लिखेंगे, उधार पक्ष में। अग्रिम चुका दी हो तो आपके लिए लाभ है, इसके लिए कौन सी तरफ लिखेंगे, जमा पक्ष में। आपके पास जो भी आय हो अगर मिलनी बाकी हो तो उसको जमा पक्ष में, और अग्रिम मिली हो तो कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। क्लियर, राइट। तो देखने के बजाय तो उधार पक्ष में संपत्ति की कमी, यहाँ पर दायित्व में वृद्धि। डूबत ऋण यदि दिया है समायोजन के अंदर तो उसकी रकम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। यदि आपको कच्ची तलपट और समायोजन दोनों जगह डूबत ऋण अनामत दिया है तो फॉर्मेट तैयार करेंगे डूबत ऋण अनामत स माइनस डूबत ऋण अनामत क, उसकी रकम बाहर जाने देंगे। यदि कच्ची तलपट में डूबत ऋण अनामत नहीं दिया हो तो डूबत ऋण अनामत की रकम डायरेक्ट बाहर जाएगी। उसके बाद आता है चुकाना बाकी खर्च। बहुत बार इसके बदले चुकाना के बदले अदद शब्द यूज़ किया जाता है, इसके लिए अदद खर्च। और उसके बाद अग्रिम मिली आय। जमा पक्ष में देखेंगे तो संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में कमी और अग्रिम चुकाया खर्च यानी पूर्वदत्त खर्च या मिलनी बाकी आय। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल हमेशा पर सबसे पहले जमा का पक्ष का करते हैं, जमा के टोटल में से उधार का पक्ष क्या करेंगे, घटाएंगे। तो उधार पक्ष में जो डिफरेंस आएगा उसको अपने कहेंगे लाभ। लाभ को आपको जो अनुपात दिया है उस अनुपात में क्या करना है, बांटना है, वितरित करना है। अगर उधार पक्ष का टोटल अधिक होता है तो डिफरेंस जो आएगा वो जमा पक्ष में आएगा, उसको अपने कहेंगे हानि। हानि को भी आपको पुराने अनुपात में क्या करना है, बांटना यानी वितरित करना है। विद्यार्थी मित्रों ये खास ध्यान में रखें कि पुनर्मूल्यांकन खाते के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने समायोजन की असर करते हैं। किसकी असर करते हैं, समायोजन की। इसके लिए उसको लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। कौन सा खाता कहेंगे, लाभ हानि समायोजन खाता, यानी ऐसा खाता जो लाभ और हानि को समायोजन की असर के साथ बताता हो। ओके। सेकेंड थिंग, जब भी आप संपत्ति और दायित्व के अंदर कमी वृद्धि करें तो सिर्फ वृद्धि की रकम को जमा पक्ष में लिखें और कमी की रकम को उधार पक्ष में लिखें। कितना बढ़ा कितना था उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ लेना देना किससे है कि कितनी वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई, चाहे वो संपत्ति में हो या फिर दायित्व के अंदर हो। क्लियर। होप सो कि आपको ये खाता समझ में आ चुका होगा। इस खाते से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए या फिर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करें। विद्यार्थी मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसके लिए आप घर पर रहें। घर पर रहकर ही अपना अभ्यास करें, सभी चैप्टरों को रिवाइज करें, जो चल चुका है उसको बार बार सवालों को गिनने की कोशिश करें। हर वक्त हर समय आप पढ़ाई करेंगे और घर पर रहेंगे। आगे के जितने भी चैप्टर हैं उन सबका इस प्रकार का वीडियो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल अभी गांव में हूं, इसके लिए साधन बहुत कम है मेरे पास के अंदर, तो जो मिला है उससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।